हाँ, तो देखिए हमारी कक्षा है 7 और विषय हमारा इतिहास और नागरिक जीवन, ठीक? जिसमें देखिए आज हम बात करेंगे अध्याय 2 की, जिसका नाम है सल्तनत काल की शुरुआत। आज हम इस अध्याय को पढ़ेंगे, ठीक? बेसिक शिक्षा प्रथम हमारा ये अध्याय दे रखा है। तो ये देखिए बात करें हम अपनी ये हमारी बेसिक शिक्षा प्रथम की स्मार्ट क्लास है। जिसके अंतर्गत हम स्मार्ट स्टडी करते हैं और अब बेसिक में चेंजिंग आ रही है, ठीक? अब बेसिक में क्या आ रही है? चेंजिंग, जहां आज हमें देखने के लिए स्मार्ट क्लास मिल जाती है। देखिए अध्याय हम 2 की बात कर रहे हैं। देखिए इसमें देखो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के पश्चात दिल्ली में तुर्क शासकों का एक राज्य स्थापित हो गया था। देखिए बात कर रहे हैं हम तराइन के क्षेत्र में पृथ्वीराज चौहान की बहुत गौरी की हार हो, मतलब उसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई। हार होने के बाद तो दिल्ली में फिर तुर्क शासकों ने अपना क्या राज्य स्थापित किया, ठीक? और जो तुर्क जो शासक थे अब वो क्या है, वो दिल्ली में आकर के अपना शासन करने लगे और वह अपनी गति पर बैठ गए, क्योंकि अब उन्हीं का फरमान चलने लगा है। इन तुर्क शासकों का रहन सहन, भाषा, धर्म तथा शासन करने का तरीका भारतीय शासकों से बिल्कुल अलग था। देखिए जो बाहर का लोग है वो अपने हिसाब से अपने रहन सहन की बात करेगा, अपनी ही भाषा का प्रयोग करेगा, उसका धर्म भी अलग होगा और शासन करने के तौर तरीके होते वो भी उनके क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है? तुर्क शासक सुल्तान की उपाधि धारण करते थे। तुर्क शासक जो थे वो सुल्तान की उपाधि धारण करते थे, ठीक है? उन्होंने दिल्ली को शासन का केंद्र बनाया और लगभग 320 साल तक शासन किया, ठीक? तो उन्होंने दिल्ली को ही सबसे पहले दिल्ली को टारगेट किया और उसके बाद लगभग हम कह सकते हैं कि 320 साल तक उन लोगों का शासनकाल चलता रहा। मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हो गई। तो 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो जैसे ही हम बात करें मोहम्मद गौरी की मृत्यु की, तो उसकी मृत्यु के समय लगभग पूरा उत्तर भारत उसके अधीन हो गया था। जब मोहम्मद गौरी जो था जब उसकी मृत्यु हुई थी, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं जब उसकी मृत्यु हुई थी तो उस वक्त उसने लगभग उत्तर भारत का जो इलाका था, ज़्यादातर सारा इलाका उसने अपने कब्जे में कर रखा था। उसने उत्तर भारत में शासन चलाने के लिए गुलाम अधिकारी नियुक्त कर रखे थे। उसने ये भी कर रखा था कि उत्तर भारत में शासन चलाना है तो उसने कुछ अपने अपने गुलाम अधिकारी, मतलब जो उसके अधीन काम करने वाले वो अधिकारी उसने नियुक्त कर रखे थे। तुम्हें इस एरिया को देखना, तुम्हें इस एरिया को देखना, तुम्हें इस एरिया को देखना, उसकी सूचना हमें देनी है। तो वो सब उस समय पे गुलाम अधिकारी हुआ करती थी। इन्हीं में एक गुलाम अधिकारी था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये एक अच्छा था, कुतुबुद्दीन ऐबक उसका गुलाम अधिकारी जो था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक उसका अच्छा था, ठीक है? गौरी की मृत्यु का समाचार मिलने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को भारत में तुर्क राज्य का शासक घोषित कर। जैसे ही जिसने देखा कि जैसे ही मोहम्मद गौरी मर चुका है, ठीक है, जैसे ही मोहम्मद गौरी मरा तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु होने के बाद तुरंत इसने ही अपने आप को क्या कर दिया, इसने उत्तर भारत का तो इसने स्वयं भारत में तुर्क राज्य का, मतलब इसने जैसे ही मरा तो ऐसे स्वयं को उसने क्या, भारत में तुर्क राज्य का शासक उसने कह दिया कि भारत में जहाँ जहाँ भी तुर्क लोग हैं उसका शासक मैं रहूंगा। उन्होंने कहा तो ये सबसे ऊपर बैठा होता है, तो इसने अपने आप को क्या किया, अपने आप को घोषित कर दिया कि मैं हूं। यह तुर्क राज्य अब तुर्क सल्तनत कहलाया। जो तुर्क राज्य था अब वो तुर्क सल्तनत कहलाया, ठीक है? अगले शासक इल्तुतमिश ने 1210 ईस्वी में 1210 ईस्वी में सत्ता संभालने के बाद दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। तब यह दिल्ली सल्तनत के नाम से प्रसिद्ध थी। अब इसके बाद देखिए 1206 की बात करें तो 1206 में हमारा जो कुतुबुद्दीन था वो अब कुतुबुद्दीन बैठा, ठीक है? इसके बाद
1210 ईस्वी में इल्तुतमिश आया, ठीक है, इल्तुतमिश। अब ये यहाँ से आया। तो अब यहाँ पर है देखना, उस समय की बात करें तो उस समय पर गुलाम प्रथा थी, ठीक, क्योंकि उस समय में लोगों को गुलाम रखने की प्रथा चली आ रही थी, गुलाम रखने की, ठीक है। तो गुलाम रखने की प्रथा थी। तुर्किस्तान के युवकों को खरीद कर उन्हें युद्ध और प्रशासन के काम में प्रशिक्षण देकर सुल्तानों को बेचा जाता, गुलाम रख लेते थे, फिर उनको कुछ लोग तुर्किस्तान के लोग खरीद लेते, ठीक है। तो तुर्किस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो गुलाम थे, उन लोगों को फिर उन्होंने खरीद लिया, खरीद करके उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया, प्रशिक्षण दे करके यहाँ पर ये कह करके और उन्हें सुल्तानों को बेचा जाता था। अच्छा प्रशिक्षण दे दिया तो उन्होंने सुल्तान को जाकर के उसे बेच दिया, इसलिए वे गुलाम कहलाते थे, ठीक है। सुल्तान की सेवा में आने पर योग्य और होनहार गुलाम को ऊंचे और जिम्मेदार के पदवी सौंपे जाते थे, लेकिन जैसे ही उसने वो गुलाम बेच दिए थे, ऐसे गुलाम थे वहाँ उसमें कोई होनहार व्यक्ति है, ठीक है, कोई होनहार व्यक्ति है तो उसे ऊंचे और जिम्मेदार के पदवी सौंपे जाते थे। तो होनहार व्यक्ति है, अच्छा है, तो उसे एक अच्छा पद दे दिया वो कुछ न कुछ जिम्मेदारी वाली चीज दे दी, ऊंची दे दी। सुल्तान मोहम्मद गौरी की सेवा में भी ऐसे ही कई गुलाम थे और भारत में उसके राज्य का शासन करते थे। जब हम गौरी की बात करें तो उस समय पर गौरी जो था, मोहम्मद गौरी जो, तो मोहम्मद गौरी के समय पर भी ये बहुत सारे ऐसे गुलाम थे। तो ऐसे ही गुलाम जो थे जिम्मेदार जिम्मेदार पदों को चलाया करते थे। लेकिन सल्तनत के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। सल्तनत के सामने चुनौतियां, सरदार जिन्हें अमीर कहा जाता था, जो सरदार ऐसे होते थे जिन्हें अमीर कहा जाता, मतलब अच्छे थे, तुर्क और अफगान कबीलों के होते थे। तो जो सरदार अमीर थे वो तुर्क और अफगान कबीलों के होते थे। इनमें जातीय श्रेष्ठता तथा सल्तनत में ऊंचा स्थान पाने की भी होड़ रहती थी। इन्हीं अमीर सरदारों में से ही सुल्तान होता था। तो जो अमीर सरदार थे, जो ऊंचे थे, तो उनमें से जो अच्छा हुआ करता था उसी को ही हम सुल्तान कहते थे, ठीक है। सुल्तान होने के लिए सैनिक योग्यता एवं शासकीय क्षमता का होना, सुल्तान को उसे बनाते थे जिसके पास थोड़ी बहुत योग्यता हो, कुछ हो, ठीक ठाक जानकारी हो, उससे अच्छा हो, और जिसमें शासक को चलाने की कुछ क्षमता हो, ठीक है, तो उसी को वो बना दिया करते थे। इन क्षमताओं के प्रभाव से वह सुल्तान बन सकता था और सभी तुर्क अमीरों का समर्थन प्राप्त करना भी संभव था। तो ये सारी क्षमता जब उसके पास होती है तो उसे क्या है, आसानी से सुल्तान बनाया जा सकता था। सुल्तान के लिए अमीर सरदारों का समर्थन और विश्वास जरूरी था। उसे हमेशा भय रहता था कि कहीं ये अमीर सरदार आपस में मिलकर कोई षड्यंत्र, तो जो भी बन जाया करता था उसे भी डर रहता था कहीं और सरदार जो मिलकर कहीं मेरे साथ षड्यंत्र बनाने, कहीं मेरे लिए और हत्या का मामला कर दें और हमारे लिए कहीं घातक सिद्ध न हो, ठीक है। अतः सुल्तान का अधिकांश समय इन गुप्त षड्यंत्रों से बचने के उपाय में बीतता था। वो भी सोचता रहता है कहीं ऐसा ना हो कोई कुछ ऐसे काम कर दे, कहीं वो ऐसा काम कर दें, मेरी जान को खतरा हो, तो वो भी बहुत सारी चीजों को सोचते रहते थे। सुल्तान को इन अमीर सरदारों में संतुलन भी बनाए रखना पड़ता था। तो जो सुल्तान होता था तो सुल्तान के नीचे बहुत सारे अमीर सरदार होते थे, ठीक है। अमीर सरदारों में से किसी एक को अच्छी क्षमता है तो सुल्तान बनाते थे। तो अमीर सरदार जो होते थे, इन सभी सरदारों में वो तालमेल बनाए रखता था, इससे भी संपर्क में रहता था, इसे भी संपर्क में रहता था, उससे भी संपर्क में, इसे भी, सारे लोगों से वो तालमेल बनाए रखता था और इस प्रकार से रहता था कहीं ऐसा ना हो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा घातक हो। तो इसलिए वो अपनी अपनी सभी के साथ तालमेल और प्रेम से सारे के साथ व्यवहार करता था। अब बात कर रहे हैं प्रारंभिक तुर्क शासक की, ठीक है। तो प्रारंभिक तुर्क शासक तो जिसे हम गुलाम वंश कहते हैं, तो जैसे मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई तैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक तुरंत गद्दी पर बैठा, ठीक है। तो 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई तो उसी समय पर कुतुबुद्दीन ऐबक जो था गद्दी पर बैठ गया। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की
मृत्यु के पश्चात उसका तुर्क गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक उत्तर भारत का पहला तुर्की शासक था। ठीक, ये पहला तुर्की शासक था उत्तरवाद। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था क्योंकि वह लाखों का दान करने वाला व्यक्ति था। इसे हम लाख बख्श कहते थे। ये क्या है भैया? लाख बख्श। लाख बख्श हम उसे कहते हैं कि जो लाखों का दान कर सकता है। ठीक है, भारतवर्ष में उसके जीवन का अधिकांश समय दैनिक गतिविधियों में ही बीता। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा भारत में किया गया कार्य। उसने दिल्ली में कुतुब मीनार बनाई, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद को बनवाया, अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़े का निर्माण करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चैगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। कुतुब मीनार की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, परंतु इसको पूर्ण इल्तुतमिश ने करवाया। तो जो दिल्ली की जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार को सबसे पहले क्या किया, कुतुब मीनार की जो उसकी नींव थी सबसे पहले कुतुबुद्दीन ने डाली। ठीक, कुतुबुद्दीन इसको बनवा रहे थे उस वक्त कुतुबुद्दीन मर गए। जैसे वो मर गए उसी वक्त क्या हुआ, इल्तुतमिश जो थे, इल्तुतमिश गद्दी पर बैठे और इल्तुतमिश ने फिर इसे पूर्ण करा दिया। ठीक, इसके बाद इल्तुतमिश ने इसे पूर्ण कराया। फिर आ गए इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने 1210 में जैसे कुतुबुद्दीन की मृत्यु हुई थी, 1210 में ये गद्दी पर बैठे। ठीक है, 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात दिल्ली के अमीरों ने इल्तुतमिश को गद्दी पर बैठाया। अब दिल्ली के जो भी लोग थे, उस सब अमीर लोग थे, उन्होंने इल्तुतमिश को बैठा लिया कि आप बैठ जाइए। ठीक है, उसे ही उत्तरी भारत में तुर्की के राज्य का वास्तविक संस्था माना जाता था। इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का संगठन अर्थात तुर्कान ए चैलगामी का निर्माण किया। तो उन्होंने 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया। ठीक, एक ऐसा संगठन बनाया जिसके अंदर में 40 गुलाम सरदार रहते थे। जहाँ 40 गुलाम सरदार रहते उसे कहते तुर्कान ए चैलगामी। तो तुर्कान ए चैलगामी का मतलब होता है जहाँ में 40 गुलाम सरदार थे, उसका एक ग्रुप बना लिया। ठीक है, इल्तुतमिश ने मुद्रा में सुधार कर चांदी का टंका और तांबे का जीतल भी चलाया। तो इन्होंने मुद्रा में थोड़ा सुधार किया, तो चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया। ठीक है, इल्तुतमिश के समय शासन व्यवस्था कैसी थी? ठीक है, इल्तुतमिश ने देश में एक राजधानी, एक स्वतंत्र राज्य, राजतंत्रीय प्रशासनिक व्यवस्था और अफसरशाही व्यवस्था की स्थापना की। उसने दिल्ली को भारतवर्ष में तुर्क साम्राज्य का राजनीतिक बनाया, प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्र बनाए। उसने एकता, या हम उसे अक्ता भी कहते हैं, एकता व्यवस्था के द्वारा केंद्र को प्रांतीय और स्थानीय शासन से जोड़ने की नींव डाली। तो एकता का मतलब होता है एक तरह का प्रांत। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि उन्होंने छोटे छोटे प्रांत बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो भारत को जहाँ पर शासन व्यवस्था में उन्होंने कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी टोड़ों को तोड़ना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने अलग अलग प्रांत बना दिए। सुल्तान ने अपनी सल्तनत को कुछ प्रांतों में बांटा। ठीक है, प्रांतों में बांटा। इन प्रांतों को एकता या अक्ता कहा जाता। तो प्रांतों को उस समय पे जो बांट रहे हैं, हमारा ये मान लीजिए ये देश है, हम अपने देश की अगर हम बात करें तो हमारे देश में हम कह सकते हैं यहाँ पर अलग अलग जगह पर टुकड़ों में उन्होंने बांटने का मतलब क्या है, प्रांतों में बांटा। ठीक, जिन प्रांतों को हम वहाँ पर एकता या अक्ता कहते थे। हर एकते में सुल्तान अपने एक जिम्मेदार सेनापति को नियुक्त करता था, जिसे हम इक्तादार या अक्तादार कहते हैं। तो इसमें सुल्तान जो था, जैसे कोई अलग प्रांत बनाया है तो जिसे हम एकता कह रहे हैं, तो इसका एक सुल्तान था। ठीक, तो जिसे हम कहते थे इक्तादार या हम अक्तादार। तो उसकी शासन व्यवस्था देखिए हम ऐसे देखते हैं। उसने मुल्क का विभाजन किया, तो पहले उसने केंद्रीय शासन बना रहा। केंद्रीय शासन वो होता था जिसमें बहुत सारे एकता या प्रांतों को मिलकर के बना रहे हैं। ठीक, तो ये ऐसे मान लीजिए कि ये आपका एक एक देश है, यहाँ पर देखिए बहुत सारे प्रांत हैं। ठीक,
ये बहुत सारे प्रांत हैं। इन बहुत सारे प्रांतों को मिला करके जो एक बना, ये बना गया उसमें केंद्रीय शासन। केंद्रीय शासन, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे इक्ता बना दिए, प्रांत प्रांत, ठीक, कई, तो इक्ता बन गया। अब ये जो इक्ता बना हुआ, इक्ता में क्या है, कई प्रांत हुआ करते, कई ग्राम हुआ करते थे इसमें, कई ग्राम, बहुत सारे ग्राम मिलाकर, ठीक है, ग्राम हुआ करते थे। तो परगना बन गया, परगना में बहुत सारे ग्राम होते थे, उसके बाद ग्राम बन जाता, ठीक है। अब केंद्रीय शासन में सबसे पहले सुल्तान रहेगा, इक्ता के लिए इक्तादार रहेगा, और ये जो हमारा इसके अंदर परगना होता है जिसमें बहुत सारे गांव होते हैं, उसमें परगना अधिकारी रहेगा, और उससे नीचे जो गांव होता है वहां पर मुखिया, पटवारी, चौकीदार जो है वो लोग मिलेंगे आपको। इल्तुतमिश का साम्राज्य, इक्तादार के पास अपनी सेना होती थी। अब जो इक्ता था एक प्रांत का होता था, उसके पास अपनी इक्ताबारी की इक्तादार के पास अपनी सेना होती थी, ठीक है, अपनी सेना होती थी, और प्रशासन चलाने के लिए इसके अधिक अधिकारी हुआ करते थे। इक्तादार इनकी सहायता से राज्य की रक्षा करते थे और अपने नियंत्रण क्षेत्रों से कर यानी टैक्स वसूल करते थे। तो यहाँ के जो अधिकारी हुआ करते थे, इक्तादार हुआ करते थे, वो अपने अधिकारियों से कह के लोगों से क्या है, अपने जो क्षेत्र में आ रहे हैं उनसे टैक्स लिया करते थे। अपने इक्ते से एकत्रित किए गए टैक्स से ही वे अपना अपने अधिकारियों का और अपने सैनिकों का खर्चा चलाते थे। इस खर्च के उपरांत जो टैक्स बचता था उसे इक्तादार सुल्तान को भेज दिया करता। तो अधिकारी और सेनापति चाहते थे अब जो बच रहा है उसे सुल्तान को भेज दिया करते थे। इल्तुतमिश ने मुद्रा में सुधार कर चांदी का टंका, तांबे का जीतल चला। तो ये है, देखिए, चांदी का टंका, ये है तांबे का जीतल, ठीक है। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई, ठीक है। 1236 में क्या हो गई, इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी बनाया। अब इन्होंने, जैसे ये मृत्यु हुई तैसे इन्होंने क्या किया, अब रजिया को गद्दी पर बैठा दिया। ये है रजिया, रजिया सुल्तान, ठीक है, रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था, परंतु सरदारों तथा उलेमा के विरोध के चलते इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन शाह गद्दी पर बैठा। लेकिन दुर्बल शासक होने के कारण 1236 ईस्वी में रजिया दिल्ली की गद्दी पर बैठी और सुल्तान कई जाने हुए। तो पहले तो ये था कि कि इल्तुतमिश ने अपने बच्चे को बैठाया जिसका नाम था रुकनुद्दीन शाह, लेकिन रुकनुद्दीन शाह थोड़ा दुर्बल था, उसे इस प्रकार का ज़्यादा ज्ञान नहीं था, तो उसकी वजह से क्या है, रजिया सुल्तान जो थी गद्दी पर बैठ गई थी। तो रजिया ने लगभग 3 वर्ष 8 माह उन्होंने शासन किया था। रजिया ने स्त्रियों का पहनावा छोड़ दिया और बिना पर्दे के दरबार में रही। अब वो जो स्त्रियों का पहनावा पहले छोड़ दिया और पर्दा वर्दा भी नहीं करी, अब डायरेक्ट वो इसी प्रकार से वहां पर गद्दी पर बैठती थी। परंतु कुछ तुर्क सरदार भी किसी महिला के अधीन कार्य करने को तैयार नहीं थे। बहुत सारे तुर्क शासक ऐसे थे कि तुर्क सरदार ऐसे थे जिनके नीचे सरदार होते, तो तुर्क सरदारों ने कहा तो महिला है, हम इसके नीचे क्यों काम करें क्या, तो वो अपने थोड़ी ऐसा ही समझते थे, हीन भावना समझते थे कि बेकार से कहाँ गद्दी पर बैठा लिया, लड़की होकर के कहाँ गड्डी, महिला कहाँ काम करती है, महिलाओं को जो काम करना चाहिए वो करना चाहिए। इस प्रकार के बहुत सारे यहाँ पर विरोध से चलने लगे, आपस में विरोध करते थे, और वो कुछ न कुछ उन्हें षड्यंत्र के माध्यम से उसे गद्दी से हटा दिया। और इस प्रकार के षड्यंत्र करते 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 उन्होंने क्या किया, उसे गद्दी से हटा दिया। 1240 ईस्वी में कैथल हरियाणा में रजिया की हत्या करवा दी। बाद में क्या किया, उसे मरवा दे, माने इसी को मार के ही इसका वंडर खत्म करो। उसके बाद देखो नासिरुद्दीन आया। नासिरुद्दीन महमूद 1240 ईस्वी से 1265 तक आया, इनसे अपना शासन कराया, ठीक। 40 तुर्की सरदारों का दल इस समय अत्यधिक शक्तिशाली हो गया था। 40 तुर्की सरदारों का दल, ठीक है, वे जिसे चाहते गद्दी से उतार देते और जिसे चाहते गद्दी पर बैठा देते थे। 1240 ईस्वी में इस दल ने इल्तुतमिश के पुत्र नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया, ठीक। 1240 में
ये भी इल्तुतमिश का पुत्र था और इसे गद्दी पर बैठा दिया। महमूद ने एक अमीर जिसका नाम बलवन था को अपना नायक बनाया। अब इन्होंने क्या क्या बलवन को बनाया, ठीक है। बलवन ने धीरे धीरे अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली और वह एक शक्तिशाली सरदार बन गया। 1265 ईस्वी में नासरुद्दीन महमूद के बाद बलवन, अब 1265 में अब यहाँ पर बलवन गद्दी पर बैठेगा। बलवन 1265 से लेकर 1287 तक। बलवन एक युग और अनुभवी शासक था। उसने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे तुर्कान ए चहलगामी नामक 40 गुलामों के दल को समाप्त कर दिया, ठीक है। इन्होंने 40 गुलाम सरदारों को क्या किया, उसका एक दल चलता था, उस दल को इन्होंने समाप्त कर दिया। और उसने दिल्ली को सुरक्षित बनाने के लिए आसपास के जंगलों को कटवाया तथा साफ करवा करके वहां पुलिस चौकियों का निर्माण कराया। बलबन ने कानून को लागू करने में कठोरता बरती और उसने लो एवं रक्त की नीति अपनाई। तो बलबन जो था, उन्होंने राज्य पर कोई आक्रमण न कर दे, इस वजह से उसने आसपास के सारे जंगलों को कटवा दिया। पुलिस की चौकियां उन्होंने बनवा दी, वहां पर पुलिस तैनात करी, जिससे कि लोग ज्यादातर अंदर ना आ पाए, राज्य के अंदर न घुसें और किसी भी प्रकार का अगर कोई खतरा दिखे तो उसे वहीं पर पकड़ लिया जाए या उसे मार दिया जाए। राजा के पद को प्रतिष्ठित बनाया। वह राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व माना। उसने क्या कहा, राजा का, उन्होंने कहा राजा का जो होता है, राजा का पद एक प्रतिष्ठित होता है और राजा को जो है वो ईश्वर का एक प्रतिनिधि है, ठीक है। तो इसलिए बलबन जो था, बलबन ने कहा भाई देखिए, राजा एक ईश्वर का आया हुआ एक प्रतिनिधि है, अर्थात उन्होंने ये कहा कि भाई इसे ईश्वर ने भेजा है, इसकी सारे लोग बात माने, ठीक। बलबन का मानना था कि राजा को ईश्वर से शक्ति प्राप्त होती है, इसलिए उसके कार्यों की सार्वजनिक जांच नहीं की जा सकती। इससे उसकी निरंकुशता सुरक्षित होती थी। पर उन्होंने कहा देखिए, राजा तो एक ईश्वर का प्रतिनिधि है, उसकी सभी लोग बात माननी चाहिए और उसकी कोई भी जांच मत कीजिए कि वो जो निर्णय ले रहा है बिल्कुल सही ले रहा है, ठीक है। बलबन ने सरदार में सिजदा एवं पायबॉस नामक ईरानी परंपरा प्रारंभ की। सिजदा का मतलब होता है घुटने पर बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना। सिजदा का मतलब अगर किसी प्रकार का कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसका मतलब है वो घुटने पर बैठेगा और सुल्तान के सामने अपना सिर झुकाएगा। दूसरी बात पायबॉस होती है कि सुल्तान के चरणों को चूमना, माने ये दो व्यवस्था प्रारंभ कर दी। तो वो सबसे पहले आएगा तो सुल्तान के जो चरण है उन सुल्तान के चरणों को वो चूमेगा। दरबार में उसने प्रत्येक वर्ष ईरानी त्योहार नौरोज मनाने की प्रथा रखी। अब वो दरबार के अंदर में देखिए ईरानी त्योहारों को मनाने लगा, ठीक है, मनाने लगा। बलबन ने सदैव राज्य को बाहरी आक्रमणों से बचाने एवं मंगोलों की शक्ति को रोकने का उसने प्रयास किया। तो बलबन हमेशा प्रयास करता रहा कि अगर कोई बाहर से कोई हमारे पास आक्रमण कर रहा है या हमें किसी प्रकार से क्षति पहुंचा रहा है तो वो हमेशा क्या करता कि उनसे शक्तियों को रोकने का उसने क्या किया, हमेशा प्रयास किया। उसने अच्छे अच्छे अपने अपने जो सुल्तान थे नीचे काम करने वाले, उन्होंने वो लगा रखा, अपने अपने जो गुलाम थे, अपने अपने सैनिक थे, सारे सैनिकों को उसने अच्छी तरीका से प्रशिक्षण दिया और सारे सैनिकों को उसने इस प्रकार से तैनात कर दिया, कोई अगर हमारे ऊपर हमला करता है तो आप तुरंत ही उसे मार दो या उसे पकड़ करके लाओ। फिर उसी के बाद 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में एशिया और यूरोप में आक्रमणकारियों की एक नई लहर आई। ये आक्रमणकारी मंगोल थे। अब आक्रमणकारियों की देखो नई लहर आई, मतलब नए नए प्रकार के आक्रमण करने वाले अब लोग आ गए, ठीक। तो ये आक्रमणकारी जो थे ये थे क्या थे, मंगोल, ठीक, ये क्या थे, मंगोल। तो इन आक्रमणकारियों का गठन चंगेज खान के द्वारा का। तो ये आक्रमणी कौन से थे, चंगेज खान के, ये हैं चंगेज खान। तो चंगेज खान के थे ये लोग, ठीक है। तो 13वीं शताब्दी के अंत तक इनका साम्राज्य काफी दूर दूर तक फैल गया। अब इन्हों का साम्राज्य जो था चंगेज खान का,
काफी दूर दूर तक फैल गया। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये कुतुबुद्दीन की जो हमारा प्रारंभिक तुर्कमन था, तो 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठा। फिर 1210 से 1236 तक इल्तुतमिश बैठा। फिर 1236 से लेके 1240 तक रजिया सुल्तान बैठी। फिर 1246 से लेके 1265 तक नासिरुद्दीन महमूद। फिर 1265 से 1287 तक हमारा बलबन रहा। तो ये है SCERT की एक समरी। ठीक, समरी। यहाँ पर देखिए हमारा पाठ का समापन होता है और हम कुछ इसके बारे में प्रश्न और उत्तरों को देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? देखिए, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। ठीक, 40 गुलाम सरदारों का संगठन किस शासक ने बनाया? 40 गुलाम सरदारों का संगठन इल्तुतमिश ने बनाया था। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श क्यों कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श कहा जाता है, क्योंकि वह लाखों का दान करने वाला दान प्रिय व्यक्ति था, इसलिए उसे लाख बख्श कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से राजवंशों ने शासन किया? दिल्ली सल्तनत में प्रारंभिक तुर्क वंश यानी कि गुलाम वंश, जैसे मान लीजिए कुतुबुद्दीन ऐबक था, फिर उसके बाद इल्तुतमिश, फिर रजिया सुल्तान, फिर नासिरुद्दीन महमूद, उसके बाद गयासुद्दीन बलबन आदि राजवंशों ने शासन किया था। बलबन ने मंगोल आक्रमणकारियों से बचाव के लिए क्या किया? बलबन ने मंगोल को रोकने के लिए निम्न उपाय किए। मंगोलों के मार्ग में पड़ने वाले पुराने दुर्गों अर्थात किलों की मरम्मत करवाई तथा नए दुर्गों का निर्माण कराया। हृदय पुष्ट, विश्वसनीय और अनुभवी सैनिकों को उसने नियुक्त किया। सभी सैनिकों के लिए वहां शस्त्र और भोजन की व्यवस्था भी उन्होंने करा रखी थी। अगला देखिए हमारा प्रश्न है, सही मिलान कीजिए। 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। टंका एवं चीता चलाया था हमारा इल्तुतमिश ने। प्रथम मुस्लिम शासक थी हमारी रजिया सुल्तान। और सिजदा और पायवश था बलबन। ठीक, सिजदा और पायवश प्रारंभ करवाया था बलबन ने। ठीक है, उसके अलावा देखिए हमारे बुक्स के अंदर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए 2.5 दिन का झोंपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। प्रांत एकता का अधिकारी इक्तादार या इक्तादार कहलाता है। तो जो प्रांत होता है उसे एकता कहते हैं, तो एकता का मुख्य अधिकारी कौन होता था? इक्तादार। इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी बनाया। यहाँ पर हमारा पाठ का समापन होता, छोटा पाठ था और सारा का सारा कंटेंट जो था हमारा जो SCERT की बुक्स है बेसिक शिक्षा प्रति, इस किताब का हमने सारा का सारा सारा लिया। कक्षा 7 की किताब है हमारी और हमारा यहाँ पर चैप्टर बच्चों खत्म होता है। ठीक है, तो हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्यारे बच्चों बाय बाय, क्योंकि हमारा चैप्टर बहुत छोटा था। पढ़ते रहिए, मजे लेते रहिए।